नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी टनकपुर पहुंची, जहां उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने वृक्षों के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक भी किया। जिसके बाद गीता धामी ने ग्राम थाव खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के लिए किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी टनकपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वो संकल्प फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और लोगों से अपील की कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग करें। खबर टनकपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर्यावरण का संरक्षण कार्यक्रम में पहुंची। आपको बता दें कि कार्यक्रम सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से आयोजित करवाया गया था। इस दौरान गीता धामी ने पौधा भी लगाया, तो वहीं लोगों से अपील की कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम जरूर उठाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत दिख रही हैं। आज का ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, इसका संरक्षण बना रहे, संवर्धन बना रहे और हमारी प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे, लहराती रहे। सभी को शुद्ध हवा, जल, फल, फूल हमेशा मिलता रहे, इसके लिए सेवा संकल्प के माध्यम से ये बृहद वृक्षारोपण का हम लोग जगह जगह में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों जो है बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ इस वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आज ये हमारे इस फालखड़ा ग्राम सभा खेतखड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में एक जो जनसभा हुई, मिसेस धामी जी यहाँ पर आई, उनका हम लोगों ने इस पुल बनने पर भव्य स्वागत किया और यह सोच भी थी, क्योंकि महिला होने के नाते आपने देखा होगा कि महिला का एक जुनून यहाँ पर था, क्योंकि चुनाव के समय ये आई थी तो उस समय लोगों का एक आस थी कि भाई बनने के बाद 2 साल का समय हो गया, ये नहीं आई, वोट मांगनी स्वयं यही ही आई थी, तो आज आई हैं। आज एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हर घर लगभग जितने यहाँ पे जनता आई थी, हर परिवार को एक एक वृक्ष दिया गया, जो हरियाली का प्रतीक भी है और फलदार वृक्ष दिया गया, ताकि हमारे आने वाले समय में जो है छाया भी मिलेगी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीशेला की डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम रामनगर रोड पर महलेत्रा एंटरप्राइजेस पर आयोजित किया गया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विशोन पर्वत में धर्मगुरुओं ने तपस्या की, उसके बाद स्वामी रामतीर्थ ने तपस्या की, उस स्थान से ये डोली चलती है। पिछले 24 सालों से हर साल ये डोली यात्रा चलती है। इस साल ये 25वीं यात्रा निकाली जा रही है। पर आदेश चौहान जी भी, जो हमारे जसपुर से विधायक हैं, वो भी आए हैं, हमारे पूर्व मेयर भी आए हैं, सभी लोग आए, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। इस डोली का जो मकसद है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, मजहब की है, पंथ की है, वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड में 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इन 4 धामों के अलावा 1000 शक्तिपीठ ऐसी हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में सभी लोग नहीं जानते। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत सद्बुद्धि की बात है। मुझे बहुत ही आप लोगों के बहुत धन्यवाद दिया जाता हूँ कि बड़ी धूप में आप लोग यहाँ पे आए और यात्रा का सफल बनाने का एहसास करा। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है
काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। तो मैं यात्रा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना कठिन काम को करते हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद दें। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शासन की ओर से उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलिन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए, जिससे इस बस्ती के लोगों को शासन द्वारा मलिन बस्ती में सम्मिलित किया जा सके। कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, जहां तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियां चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं ज्यादातर मलिन बस्तियां ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहां लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। शहर में आमजन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आमजन की समस्या का जल्द ही निवारण किया जाए। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि उनके पास कुल 93 शिकायतें आई हैं, जिसमें से लोगों की बिजली, पानी के साथ ही जमीनी विवाद और सीनियर सिटीजन से संबंधित शिकायतें भी आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई करके शिकायतों का समाधान किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उनके पास 93 शिकायत आई थी, जिनमें से बिजली, जमीनी विवाद जैसी तमाम समस्याएं आई, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आम जन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं के समाधान कर लिए जाएं। जनता दरबार के दौरान 93 शिकायतें आई थी, जिनमें बिजली कटौती, पानी और तमाम तरह की शिकायतें उनके पास पहुंची थी, जिसको लेकर अब अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी प्लस शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं, अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी और जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनसे भी रिलेटेड शिकायतें आई थी और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर नियंत्रण कार्रवाई करें। मॉनसून की नजदीक को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त हल्द्वानी में सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। नाले की सफाई के लिए यदि ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। शहर के जिन जिन नालों की चौक होने की संभावना है, उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे जल भराव की समस्या पैदा ना हो। नगर निगम हल्द्वानी इस बार जल संवर्धन की योजना पर काम कर रहा है, जिसको देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट बनाए गए हैं। मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इस राहत के साथ जल भराव की समस्या भी पैदा हो जाती है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। प्रशासन की ओर से लगातार नालियों
की सफाई का काम किया जा रहा है। इसी के साथ सड़क पर जो गड्ढे हैं उन्हें भी भरने का काम किया जा रहा है। तो मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। नगर निगम लगातार नालियों की सफाई का कार्य करवा रहा है, तो वहीं सड़क मरम्मत का कार्य भी कराया जा रहा है। मानसून जल्द दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहां पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहां पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने भी शहर में देखा होगा कि बहुत जगह पुरानी पुलिया बनी हुई हैं, कल्वर्ट्स बनी हुई हैं और उनके नीचे सफाई नहीं हो पा रही है। जनपद रुद्रप्रयाग में प्रचलित केदारनाथ यात्रा को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी को लेकर परिवहन विक्रय करने वालों के विरुद्ध जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। यात्रा व्यवस्थाओं के सकुशल संचालन के साथ ही जनपद पुलिस के स्तर से प्रभावी चेकिंग और मुखबिर तंत्र विकसित करते हुए यात्रा की आड़ में शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मुखबिर की सूचना और चेकिंग के दौरान कोतवाली सोनप्रयाग के स्तर से एक व्यक्ति के पास बिना नंबर के टूर वाहन में कुल 16 पेटी शराब की बरामदगी की गई है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक व्यक्ति को 16 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 16 पेटी शराब बरामद की है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार एक्टिव है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन और 16 पेटी शराब बरामद की है। हल्द्वानी में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार थाना भनफूलपुरा के पास रजाई गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद भनफूलपुरा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खबर हल्द्वानी से है, जहां रजाई गद्दे की दुकान पर आग लग गई। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, तो वहीं मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगने से इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई। जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, जहां श्री गुरु राम राय सिंह दरबार के टी स्टेट को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग जंगल में पूरी तरह से फैलती चली गई। आग टी स्टेट से लगते हुए लेहमन अस्पताल तक जा पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। मामले पर जानकारी देते हुए लेहमन अस्पताल के डॉक्टर ने मीडिया को दी और कहा कि अभी भी जंगल में आग धधक रही है। अगर फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू ना पाया तो ये आग और भी भड़क सकती है और काफी नुकसान पहुंच सकता है। डायरेक्टर लेमन हॉस्पिटल। सर, लेमन हॉस्पिटल के कुछ दूरी पे आज आग लगी, उसकी सूचना मिली फायर ब्रिगेड में आने में परेशानी हो रही थी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आज करीब लगभग 2 बजे ये आग लगी है, जो महन जी का टी एस्टेट और जहाँ जंगल जैसा है उस जगह पर ये आग लगी है। हमारे लेडीज हॉस्टल के जो इस तरफ है उसके साइड में है, और हमारे स्टाफ ने जो वहाँ का कैनाल का पानी था उसको वहाँ पे बहाया है, और जो हमारे पाइप जो लगा पाए हम लगा पाए हैं।
फायर फॉरेस्ट की तरफ से कोई नहीं आया है, फॉरेस्ट की जगह पे ही अंडर में ही आता है। मैन जी के जो ऑफिस हैं वहाँ से कोई नहीं आ पाया। फायर ऑफिस को जब इतला पहुंची है, उनकी एक गाड़ी उस तरफ फंस गई। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मगरमच्छ एक बकरी को अपना शिकार बनाकर नदी के अंदर ले जा रहा है। आपको बता दें कि इसका वीडियो पास से गुजर रहे पर्यटक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है, जो खूब वायरल हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर दिंगत नायक ने बताया कि एक फूड चेन का हिस्सा है, मगर अपने से दुगने वजन का भी शिकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि घास चर रही बकरियों के साथ उनका पहरेदार उस वक्त मौजूद नहीं था, जिससे मगर ने इस बकरी को निवाला बनाकर नदी में अदृश्य हो गया। एक वीडियो अभी देखने आ रहा था कि माचुला के पास जो रामगंगा नदी जहाँ बहती है, वहाँ पे बकरी चरने के लिए गई होगी। वहाँ पे बकरा वो ये भी नहीं था, उसके साथ भी कोई नहीं था, और एक क्रोकोडाइल ने वहाँ पे मगर क्रोकोडाइल जो था वो उस पर अटैक करके उसको ले गया अंदर। तो ये तो नॉर्मल है, ये होता रहता है। जो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ जो है वो अपने से बड़े लगभग 2 गुना बड़े इसको भी शिकार करती है। तो ये नेचुरल कोर्स है और ये होता रहता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्ययन लिखने को तैयार है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावों के दौरान बहुत मेहनत की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगले 5 सालों तक जनता के बीच रहकर जन सेवा करेंगे। साथ ही आने वाले निकाय चुनावों में भी पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। इस बात पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं
वो है नंबर 4 बद्रीनाथ। ये 4 है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलोर। ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ देवभूमि उत्तराखंड की 2 विधानसभा, बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए भी उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 जून को इसके संबंध में गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी होगा और 10 जुलाई को मतदान होगा, जिसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। अल्मोड़ा में ड्राई मौसम होने की वजह से अल्मोड़ा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल फिर से धधकने लगे हैं। लगातार जंगलों में आग लगने से वन विभाग की फिर नींद उड़ गई है। जहां तापमान का पारा बढ़ने लगा है, वहीं जंगलों में आग की घटनाएं फिर होने लगी हैं। आग के कारण धुएं से शहर में धुंध छाई हुई है, जिससे आम आदमी को धुएं के प्रभाव से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दमकल विभाग और वन महकमा लगातार आग पर काबू पाने के लिए जुटा हुआ है। अभी तक फायर ब्रिगेड 2.5 लाख लीटर पानी खपा चुका है, जबकि जनपद में अभी तक 285 हेक्टेयर वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। विकासनगर के उपजिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि विद्युत के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे आम जन प्रभावित हो रहा है। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा और बिजली के दामों में कटौती करनी होगी। दरअसल बिजली के दामों में जिस प्रकार सरकार लगातार बढ़ोतरी करी, इसने एक आम जो उपभोक्ता है उसका जीना हराम कर दिया। सरकार कई तरह से लूटने का काम कर रही है, चाहे फिक्स चार्जेस के नाम पर, चाहे यूनिट के जो स्लैब बनाए गए हैं 100 यूनिट के। और मजे की बात है, जो फिक्स चार्जेस है वो ऐसा नहीं कि एक बिल में एक बार आएगा, वो हर किलोवाट के ऊपर, जैसे 100 यूनिट तक का है 75 रुपए, फिर 100 से 285 रुपए, फिर 100 रुपए का जो फिक्स चार्ज है। अगर 3 किलोवाट का है तो 1 महीने में 300 रुपए उसको फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा। 2 महीने का बिल आता है तो उसका आप समझ लीजिए 600 रुपए फिक्स चार्जेस हो गया। चाहे उसकी यूनिट कम कंज्यूम हो रही है, इस तरह से वैसे ही रेट का हिसाब है 3 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे, 6 रुपए 70 पैसे, 7 रुपए 35 पैसे, एक तरह से खुली लूट है। और हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है कि सरकार बिल्कुल इस जो लाइन लॉस है उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।